तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में आपको मैं मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है कंडीशंस? द कंडीशन दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फील्ड मस्ट सेटिस्फाई एट द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। तो ये बाउंड्री है और डिफरेंट मीडिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे हम। ओके, हमने क्या किया, एक बाउंड्री ड्रॉ कर लिया। इसको क्या बोल रहे हैं? बाउंड्री या इंटरफेस। इंटरफेस या नहीं तो आप इसको क्या बोलोगे? बाउंड्री, है ना। अब ये दो डिफरेंट मीडियम क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो मान लो इसके ऊपर क्या मीडियम 1 है और दूसरा क्या मीडियम 2 है। अब कैसे पहचानोगे कि ये मीडियम अलग 1 है, अलग दूसरा मीडियम है? तो उसकी पहचान क्या होती है? परमिएबिलिटी से। तो इसका मैंने मान लिया परमिएबिलिटी क्या, μ1, दूसरे मीडियम का परमिएबिलिटी μ2। तो ओके, और ये जो पहला मीडियम है इसमें मैंने मान लिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है क्या है, B1 है। और इस मीडियम में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मान लिया मैंने B2। ओके, तो हमें कंडीशंस निकालना है। क्या कंडीशन है मैग्नेटिक बाउंड्री का? ओके, तो करेंगे क्या, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या हो गया इसका B1T, और ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा B1N, जो कितना एंगल बनाएगा ये θ1। ओके, तो B1 जो है B1N, B1 से θ1 एंगल बना रहा है। सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा B2T और एक B2N, जो कितना एंगल बना रहा है ये अपने नॉर्मल से θ2। ओके, तो आपसे पूछा जाए B1T को क्या बोलेंगे, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1। B1 है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B1। सिमिलरली इसको भी वही बोलेंगे ना, अलग अलग बोलेंगे। तो अब क्या करें, कंडीशंस निकालने के लिए यूज फॉर फाइंडिंग कंडीशन, यूज सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। क्या होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए? ये 0 होता है, हम इसका यूज करेंगे हम, है ना। तो जब भी आप कंडीशंस निकालना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो क्या करते थे आप? गॉस लॉ का यूज करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड यूजिंग गॉस लॉ कैसे निकालते थे आप? एक गॉसियन सरफेस लेते थे आप। सिमिलरली यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस क्या था, एक चार्ज लेते थे और उस चार्ज को क्या करते थे, उस एक बॉक्स के अंदर रख देते थे। क्लियर ना, क्लोज सरफेस है। इसी तरह यहाँ पे तो चार्ज नहीं, मतलब यहाँ फ्लक्स है, उस फ्लक्स को क्या करेंगे, एक बॉक्स के अंदर रख देंगे। क्लियर ना। तो मान लिया मैंने ये एक सिलेंडर बना लिए। ओके, इसका ऊपर वाला आधा पार्ट क्या है, ऊपर में है, और आधा पार्ट नीचे की ओर है, ठीक है। ये जो एरिया है इसको, ये जो ऊपर वाला एरिया है, 3 एरिया है ना, डेल्टा S इसका एरिया मान लेंगे। ये भी एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा। लेकिन ये सिलेंडर का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, ये ऊपर की ओर होगा और इसके लिए नीचे की ओर होगा, है ना। तो कैसे अप्लाई करेंगे हम B.ds? तो दो एरिया है, एक कर्व सरफेस एरिया और एक सर्कुलर एरिया। जैसे ये आपका एक बाउंड्री है, इसके ऊपर एक मीडियम μ1 है, नीचे में μ2 है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B1 है और ये B2 है। तो ये पूरा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ऊपर में और नीचे में मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो करेंगे क्या, एक सिलेंडर लेंगे, इसमें कोई थोड़ा छोटा सा, मतलब कोई फ्लक्स का छोटा सा पार्ट जो ले लेंगे जो इस बॉक्स के अंदर होगा। ये सिलेंडर है, हमने क्या किया, इसको ऐसे, ये पूरा फ्लक्स है ना, इसको मैंने इसे ढक दिया। क्लियर, उस फ्लक्स को। तो इसका जो कुछ पार्ट क्या हो गया, ये नीचे की ओर है ना। तो ये आधा पार्ट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B1 के कारण, और नीचे वाला पार्ट में जो फ्लक्स होगा वो B2 के कारण होगा। अब इस सिलेंडर में जो है 3 सरफेस एरिया है, एक ऊपर वाला और एक
नीचे वाला कर्व्ड सरफेस एरिया और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर? तो हम जो लेंगे बी डॉट डी एस, तो इसमें क्या लिखेंगे आप? S1 बी डॉट डी एस प्लस S2 बी डॉट डी एस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, है ना? अब बताओ S1 इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। किसका डायरेक्शन? मतलब B1 n डेल्टा S कॉस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री इस चीज के लिए, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का B1 n और डेल्टा S का जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? कॉस डिग्री, चूंकि पैरेलल है दोनों। प्लस इसमें B1 डी इस वाले के लिए ये जो एरिया का डायरेक्शन नीचे की ओर है, लेकिन इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये ऊपर की ओर है, तो क्या ये एंटी पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे आप? B2n डेल्टा S cos 180 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट क्या होगा? वो 0 होगा। कैसे? जैसे मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला पार्ट निकालिए थे बी डी एस का, इसका भी निकालिए तो बच गया ये पार्ट, है ना? तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में है ना, तो एरिया का डायरेक्शन ऐसे है ए फाई, और मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी एक तो नॉर्मल कंपोनेंट है और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो दोनों फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन की इस जो डायरेक्शन का जो इस एरिया का जो डायरेक्शन है उस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा? cos 90 क्या हो जाएगा? 0 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इसको 0 इक्वल टू क्या हो गया? ये 0। तो ये क्या हो जाएगा? cos 0 1 होता है, तो क्या लिखेंगे? B1n डेल्टा S cos 180 डिग्री माइनस 1, तो B1n डेल्टा S इज इक्वल टू 0, तो B1n इज इक्वल टू B2n। तो आप क्या देख रहे हो कि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? जो B1 जो मीडियम 1 में B1n था वही क्या हो गया? मीडियम 2 में। मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। और अब आप क्या जानते हो कि B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एच, है ना? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? B1n को B1n इज इक्वल टू क्या आ गया? B2n। तो इसको एच के टर्म में कैसे लिखेंगे आप? μ1 h1n इज इक्वल टू μ2 h2n। इसका मतलब क्या हो गया? इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, तो h1n बाई h2n इज इक्वल टू क्या हो गया? μ2 बाई μ1। तो अब क्या देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो गया? वो डिसकंटिन्यूअस होगा, दोनों सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो पहला कंडीशन हो गया कि फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, अब हम करेंगे फिर से दूसरा केसेस बनाएंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ओके, तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ओके, यूज एम्पियर लॉ। अब करेंगे क्या
इसको मिटाएं। अब सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस अब क्या करेंगे हम H1 लेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे हम H1, ये क्या हो जाएगा H1T, ये हो जाएगा H1N, ये हो जाएगा H2N और H2T और ये हो गया H2। ओके, और ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर AN12, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू surface and direction is from medium 1 to 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 है। तो इस कंडीशंस को पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे याद रखने के लिए, ये कि B1N इज इक्वल टू B2N, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और क्या था H1N बाय H2N इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया यूजिंग गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसको मैं मिटाऊं। अब क्या करेंगे हम, ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री में क्या करेंगे, करंट फ्लो हो रहा है। सपोज करो ये इंटरफेस था, इसमें जो है अंदर की ओर करंट जा रहा है। ये जो बाउंड्री है इसमें क्या हो रहा है, ये करंट जा रहा है। अब मान लो कि सरफेस करंट डेंसिटी K है, लेट K क्या है, सरफेस करंट डेंसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। तो करंट क्या हो रहा है, ये सरफेस इसके अंदर करंट जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये अंदर की ओर होगा। इस तरह जो मूव करेंगे आप तो अंदर की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो अंदर की ओर जाएगा। तो इसको मैंने, जब करंट अंदर की ओर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट क्या हो रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है ना। तो अब करेंगे क्या कि करंट क्या रहा था, ऐसे जा रहा था, जैसे 1 2 3, ये देख रहे हो आप, इस तरह मैंने एरो डाल दिया। ये करंट क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये क्लियर। ओके, अब हम करेंगे क्या, इस करंट को हम एक एम्पीयर्स लॉ निकालने के लिए क्या करते हैं आप, एक सर्किल से उसको क्या करते हैं आप, ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकालते हैं, जैसे करंट ऐसे जा रहा है तो एक सर्कुलर पाथ आप ड्रॉ करते हो इसके चारों ओर, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरियन पाथ बोलते हैं। तो इस रेक्टेंगल के चारों ओर क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे जिसको बोलेंगे एम्पेरियन पाथ, जिसके अंदर क्या हो रहा है, वो किसको घेर रहा है, इस करंट एलिमेंट को घेर रहा है। तो ये आपका क्या है, करंट एलिमेंट है, इसको एक बॉक्स से मैंने क्या किया, घेर दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्पेरियन पाथ। एम्पेरियन पाथ, इसका जो लेंथ है डेल्टा W मैंने मान लिया, और ये जो लेंथ है डेल्टा H मान लिया, क्लियर। और करंट का जो डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर जा रहा है ना, ये इस तरह, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अब इस पे क्या करेंगे हम, एम्पियर्स लॉ करेंगे। ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये जो डायरेक्शन बता रहा है, रेक्टेंगुलर पार्ट बताएगा, क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है,
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड। ओके, क्लियर। तो अब बताओ, ये मान लो ये 1 है, ए बी सी डी ई एफ है ना, क्लोज्ड पाथ। ऐसे चले थे, फिर हम फिर ए पे पहुंचेंगे, तो कैसे लिखोगे इसको आप, इसको कैसे ब्रेक करोगे? ए से बी एच डॉट डी एल प्लस फिर बी से सी पे आएंगे एच डॉट डी एल प्लस सी से डी पे एच डॉट डी एल प्लस डी से ई, डी से ई की ओर आएंगे तो ये एच डॉट डी एल प्लस ई से एफ की ओर एच डॉट डी एल प्लस एफ टू ए एच डॉट डी एल इजिकल टू क्या हो गया? करंट इनक्लोज्ड। ओके, तो अब बताओ ए से बी की ओर, तो ये जो है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? टेंजेंशियल कंपोनेंट, और लेंथ भी उसी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? cos 0 1। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, h1t, और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ डेल्टा w, तो डेल्टा w। ओके, प्लस अब ये क्या है? b से आप c की ओर जा रहे हो, तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ऊपर की ओर h1n है, लेकिन आप ठीक उसके अपोजिट जा रहे हो, तो दोनों के बीच का एंगल, मतलब h1n और डेल्टा h के बीच का एंगल कितना है? वो 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये h, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ क्या, -h1n डेल्टा h/2। ओके, प्लस अब C से D, आप डायरेक्शन डेल्टा h/2 जा रहे हो, है ना, लेकिन ये आप मीडियम 2 में आ गए, तो मीडियम 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ऊपर की ओर है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है जाने का वो नीचे की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 180 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? -h2n डेल्टा h/2। ओके, प्लस ये हो गया, ये हो गया। अब एस डी से ई, डी से ई, तो ये जो है ये कौन से मीडियम 2 में है, तो ये आप किसकी अपोजिट, आप जाओ इस डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या इस डायरेक्शन में, दोनों एंटी पैरेलल है, तो इस केस में भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप? -h2t डेल्टा w। ओके, ये हो गया, सॉरी डी से ई, ये हो गया ना। अब ई से एफ जा रहे हो, प्लस, तो ये जो डायरेक्शन किसके? h2n का, और आप जो उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो इसमें तो पॉजिटिव ही होगा, cos 0 1 होता है। तो अब क्या लिखेंगे? h21 डेल्टा h/2। ओके, प्लस अब f से a पे जा रहे हो, तो f से a पे जा रहे हो, आप क्या हो गया? इस डायरेक्शन में जा रहे हो, और इक्कीस कौन सी मीडियम है? मीडियम 1 है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? h1n है, तो क्या लिखेंगे आप? h1n डेल्टा h/2 इज इक्वल टू I। ओके, अब बताओ इसको मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा w माइनस h1n डेल्टा h/2 माइनस s21 डेल्टा h/2 h2t डेल्टा w प्लस h2t डेल्टा h/2 प्लस h1n डेल्टा h/2 इक्वल। अब ये करंट कितना होगा? करंट क्या हो जाएगा? क्योंकि करंट डेंसिटी कितना दिया हुआ था, जैसे सपोज करो ये है ना आपका, तो ये जो लेंथ है आपका कितना? डेल्टा w, यही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लेंथ है आपका क्या? डेल्टा w है। करंट ऐसे जा रहा है ना, तो टोटल जो लेंथ है इसका क्या है? ky का मतलब क्या हो गया? कि जो हो गया करंट डेंसिटी। ओके, तो 1 एम्पियर 1 मीटर में जो करंट है आपका कितना है? k है, ठीक है।
1 एम्पियर में एक मीटर में जो करंट है 1 एम्पियर का, तो इसकी लंबाई कितनी है ये आपका डेल्टा डब्लू, तो क्या हो जाएगा उस के को डेल्टा डब्लू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी का के इंटू डेल्टा डब्लू। ओके, अब ये टर्म ये S2n और क्या क्या कैंसिल होगा, H1 H2 S2T W ओके, कहीं गड़बड़ की है क्या, ये H1 डेल्टा W H1n डेल्टा H/2 प्लस S2n डेल्टा H/2 H2T डेल्टा WT/2 H2 यहाँ पे गलत हो गया, H2n होगा, ठीक है। ओके, H2n होगा, है ना। तो ये H1 डेल्टा H/2 H2n डेल्टा H ये और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये H1T डेल्टा W माइनस H2T डेल्टा W इज इक्वल टू K डेल्टा W, मतलब H1T माइनस H2T इज इक्वल टू K। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया कंटिन्यूस नहीं होगा, क्लियर ना। यहाँ पे जो है मैग्नेटिक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अब जो है बी के टर्म में कैसे लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर मैंने इसको 3 मान लिया। अभी क्या हो जाएगा B1T बाई μ1 माइनस B2T बाई μ2 इज इक्वल टू K। इसका मतलब क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो आप क्या देख रहे हो, इससे क्या निकला कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी आर डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो क्या देखे आप इस पूरा का समरी यही हो गया कि मैग्नेटिक बाउंड्री या कंडीशंस में सिर्फ एक ही चीज़ कंटिन्यूअस रहा, वो क्या था नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बाकी जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था दोनों का और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सब क्या डिसकंटिन्यूअस रह गया। ओके, इस पूरे सिस्टम में यही हुआ कि सिर्फ एक नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, बाकी जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए केस 3 बता रहे हैं। अगर मान लो कि ये जो सरफेस था जिसमें करंट फ्लो रहा था इसमें करंट फ्लो ही नहीं रहा है, मतलब अब इस सरफेस पे कोई भी करंट नहीं है, मतलब ये जो सरफेस है फ्री ऑफ करंट। तो थर्ड केसेस बताने जा रहा हूँ इसमें, इसको मैं मिटाऊं तो यहाँ पे मैं इसका समरी लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट जो आया क्या निकला ये H1T माइनस H2T इज इक्वल टू K एंड B1T बाय μ1 माइनस B2T बाय μ2 इज इक्वल टू K। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ओके, नाउ थर्ड केसेस है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। When surface मतलब बाउंड्री है ना, बाउंड्री इज फ्री ऑफ करंट है ना, इज करंट फ्री। करंट फ्री का मतलब क्या हो गया, जो के हो गया वो क्या हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो पुट यूजिंग
यूजिंग 3 क्या होगा, h1t माइनस h2t इज इक्वल टू के है, तो क्या होगा h1t माइनस h2t इज इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब h1t इज इक्वल टू h2t। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b1t बाई μ1 इज इक्वल टू b2t बाई μ2। इसको मैंने 5 और ये 6 मान लिया। ओके, तो ये क्या हो गया, अब क्या लिखेंगे इसमें, फॉर फ्री करंट फ्री सरफेस, फॉर करंट फ्री सरफेस टेंजेंशियल component of magnetic field intensity are continuous but magnetic flux density are discontinuous। ओके, फॉर करंट फ्री सरफेस के लिए। क्लियर, समझ में आया? तो अब ये चीज आपका 1 2 3 4 5 6 आपने सीख लिया। एक चीज और बता देता हूं कि इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 3 है ना, इक्वेशन 3 can also be written as h1 minus h2 cross unit vector is equal to k। इक्वेशन 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर? तो इसको मैं मिटाऊं, एक चीज और कंडीशंस बता देता हूं मैं आपको। तो इक्वेशन 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, h1 माइनस h2 क्रॉस an12 इज इक्वल टू के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और एक चीज मैंने बताया था, फॉर करंट फ्री सरफेस, फॉर करंट फ्री सरफेस h1t is equal to h2t, equation number 5, and b1t by μ1 is equal to b2t by μ2, equation number 6. Okay, now इसको मैं मिटाऊं। चलिए, अब क्या जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 h1t इज इक्वल टू क्या है, h2t। क्लियर? अच्छा, ये जो कंडीशन है दोनों के लिए है, करंट फ्री सरफेस के लिए भी और सरफेस अगर करंट रखता है उसके लिए भी, है ना। तो h1t इज इक्वल टू क्या हो गया, ये h2t। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका, इसको कैसे लिख सकते हो आप, h1 इस एंगल से h1 cos θ1 इज इक्वल टू h2 cos θ2। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 7 मान लिया। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 b1n इज इक्वल टू क्या है, b2n। तो मैंने जो ड्रॉ किया था, है ना, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका परमिएबिलिटी μ1, इसका परमिएबिलिटी μ2 है। तो ये जो आपका क्या था, ये E1, ये
E1T और ये B1N, यही था B1T, ये क्या बना रहा था, θ1। सिमिलरली ये B2T और ये B2N, ओके, और ये क्या था, B2 और ये θ2। तो अब बताओ ये जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा B1 के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे इसको आप, B1 cos θ1 इज इक्वल टू B2 cos θ2। एक चीज मैंने यहाँ पे गलत बना दी, H1T को लिखना है ना, तो ये H1T होगा, क्या हो जाएगा, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन θ1, ये क्या हो जाएगा साइन θ2। क्लियर ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H1 है ना, तो H1 cos थीटा होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो H1 सॉरी ये जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, वो H1 sin θ1। इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लिया। तो 7/8 करोगे तो क्या आएगा, ओके ओके इसको आप क्या लिख सकते हो आप, B1 हाँ μ1 H1 cos θ1 इज इक्वल टू μ2 H2 cos θ2। इक्वेशन नंबर 8, इसको डिवाइड करेंगे आप 7/8 तो क्या आएगा, H1 ये जो है तो tan θ1 बाय μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan θ2 बाय μ2। तो ये हो जाएगा ये tan θ1 बाय tan θ2 इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, फॉर करंट फ्री मतलब करंट फ्री सरफेस, फॉर करंट फ्री सरफेस, ये ध्यान रखेंगे। तो यही कंडीशंस था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। थैंक यू।